पिछले वीडियो में हम लोगों ने मूल अधिकार की शुरुआत की, जिसमें हम लोगों ने अनुच्छेद 12 से 15 तक पढ़ लिया और उसमें भी 15 का जो अनुच्छेद था वो 15 अनुच्छेद हम लोग बहुत ज़्यादा विस्तार से पढ़े। तो आज शुरू करते हैं 16, 17 और 18, ये 3 अनुच्छेद को आज कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अनुच्छेद 16 से। अनुच्छेद 16 में बोला गया है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता होगी। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि सरकारी नौकरियाँ जिसमें होगी उसमें सभी को समान अवसर प्राप्त होंगे। ठीक है, सरकारी नौकरियों में सभी को समान अवसर प्राप्त होंगे। सभी को मतलब जितने भी नागरिक हैं, भारत के नागरिक, ठीक है, उन सभी को। अब देखिए 16A में क्या बोलता है। 16A में बोलता है कि राज्य के अधीन किसी भी सरकारी पद पर नियुक्ति के संदर्भ में सभी नागरिकों को अवसर की समानता प्राप्त होगी। ठीक है, सभी नागरिकों को अवसर की समानता प्राप्त होगी, यानी कि जो बेसिकली हम लोग 16 में पढ़े थे वही 16A में दिया हुआ है। अब 16B में देखते हैं क्या बोला गया है। ठीक है, 16B में बोला है कि लोक नियोजन या फिर सरकारी नौकरी। लोक नियोजन मतलब भी सरकारी नौकरियाँ होते हैं। जहाँ भी हम लोग लोक नियोजन शब्द पढ़ेंगे इसका मतलब आप लोग समझ जाइएगा कि सरकारी नौकरियों के बारे में बात हो रही है। ठीक, तो सरकारी नौकरियों में धर्म, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है, धर्म, नस्ल यानी कि नस्ल मतलब मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, ठीक है, और निवास। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 7 टोटल आधार हो गया। इसके आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, इससे पहले हमने जो अनुच्छेद 15 पढ़े तो वहाँ 5 आधार था, लेकिन यहाँ पे 7 आधार है। कौन कौन सा? धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास स्थान। ठीक है, इतना है टोटल। इसके अब आगे आते हैं, इसके आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, नौकरियों में। अब नेक्स्ट आते हैं 16(3). 16(3) में क्या बोल रहा है? 16(3) बोल रहा है कि संसद विधि बनाकर, ठीक है, संसद जो है विधि बनाकर, विधि मतलब कानून बनाकर लोक नियोजन के मामले में निवास के आधार पर प्राथमिकता दे सकती है। ठीक है, निवास के आधार पर। अभी हम लोग सात आधार जो पढ़े उसमें से एक आधार था निवास का आधार, जो सबसे लास्ट में पढ़े थे। तो उसके आधार पर प्राथमिकता दे सकती है कौन? संसद। ठीक है, जैसे अनुच्छेद 371J जो है वो किसके लिए बोल रहा है? कर्नाटक, हैदराबाद को विशेष प्रावधान दिया गया है। ठीक है, कर्नाटक, हैदराबाद को विशेष प्रावधान जो दिया गया इसी के आधार पर दिया। संसद एक विधि बनाई और उसका अनुच्छेद 371J में डाल दिया, और वो विधि उसमें क्या है? कर्नाटक, हैदराबाद को विशेष प्रावधान है, मतलब वहाँ के जो आदमी वो लोग को विशेष प्रावधान दिया गया, विशेष प्रकार की सुविधा दी जाएंगी। ठीक है, तो उसको किसके द्वारा जोड़ा गया? तो 98th अमेंडमेंट। ठीक है, 98वें संशोधन से। अब नेक्स्ट आते हैं 16(4). 16(4) क्या बोल रहा है? 16(4) में हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि राज्य जो है सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से, ठीक है, ये भी याद रखना आपको, सामाजिक और शैक्षणिक, आर्थिक नहीं जिक्र है। 3 टोटल होता है ना आधार, सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक। ठीक है, लेकिन हम लोग के यहाँ सिर्फ 2 ही दिया गया है। क्या क्या है? सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े नागरिक। ठीक है, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े नागरिकों तथा ST और SC जिनका सरकारी नौकरी में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है। अपर्याप्त प्रतिनिधित्व क्या है अभी मैं समझाने वाला बाद में। उसके लिए लोक नियोजन में आरक्षण होगा। ठीक है, यानी कि क्या बोल रहा है, एक लाइन में फिर से समझते हैं। सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े नागरिकों और ST और SC जिनका सरकारी नौकरियों में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है उनके लिए लोक नियोजन में आरक्षण होगा। ठीक, इसका कहने का मतलब क्या है? अपर्याप्त प्रतिनिधित्व क्या होता है? देखिए, सबसे पहले ऐसा होता है ना कि एक कोटा बांध दिया जाता है कि जैसे कोई IT का ही है, IT का कोई एक आपका प्रवेश होना है, या फिर IT का कोई नौकरी है, उसमें आपको जो है 10% का आरक्षण दिया जा रहा है ST का, लेकिन वहाँ 10% नहीं है। ठीक है, 10% यदि नहीं है, टोटल जब मिला के जब जनसंख्या निकाला जाता है कि वहाँ पे कितना जो ST और SC का जनसंख्या काम कर रहा है, तो 10% नहीं है, तो 10% नहीं है तो उसके लिए अलग से एक प्रावधान कर सकता है। ये वो बोल रहा है अनुच्छेद आपका 16(4). ठीक है, 16(4) वही बोल रहा है। अब नेक्स्ट आते हैं आर्टिकल 340। क्या बोल रहा है? आर्टिकल 340 बोला संविधान लागू होने के 5 वर्ष के भीतर राष्ट्रपति जो है सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े यानी कि OBC, ठीक, कि अध्ययन हेतु आयोग का गठन करेंगे। आर्टिकल 340 बोल रहा है, ठीक है, OBC हेतु एक अध्ययन का गठन करेंगे। वो क्या है? देखिए, शुरुआत में तो नहीं था। ठीक, अब क्या बोल रहा है ना कि संविधान लागू हो गया, अब 5 वर्ष उसके यदि अब देखा जाए तो 5 वर्ष कब बनता है? 340 के अकॉर्डिंग 25 जनवरी 1955। ठीक, लेकिन 1955 तक कुछ हुआ नहीं, तो इसके हेतु है ना बहुत सारा आयोग गठन किया गया था। तो सबसे पहला जो आयोग था काका कालेकर आयोग। ठीक है, इसको याद रखना, काका कालेकर आयोग OBC के गठन से संबंधित था। ठीक, तो काका कालेकर आयोग क्या कब गठन हुआ? 1953 में। ठीक, 1953 में क्या हुआ था? काका कालेकर आयोग का गठन हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे? काका कालेकर। इसका रिपोर्ट कब पेश किया? 1955 में। ठीक, अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट बोला गया है 1978 में मंडल आयोग का गठन हुआ। ठीक, मंडल आयोग, मंडल आयोग तो समझ में आ गया होगा। मंडल आयोग का गठन यदि डायरेक्ट पूछा जाए एग्जाम में किसके संदर्भ में हुआ, तो OBC का संदर्भ में आया था। ठीक, आयोग क्या है? मंडल आयोग। और इसका अध्यक्ष कौन थे? BP मंडल। कब हुआ था? 1978 में। इस कौन सा सरकार के समय हुआ था? तो मोरारजी देसाई की सरकार के समय में हुआ था। ठीक है, अब इसके बारे में और थोड़ा जान लेते हैं। लेकिन फिर मोरारजी देसाई की सत्ता पलट होगी और फिर अगस्त 1990 में लागू हुआ ये। किसके द्वारा हुआ था? तो VP सिंह। ठीक है, VP सिंह के द्वारा लागू हुआ था। हम नेक्स्ट थोड़ा और कुछ जान लेते हैं ST SC और OBC के बारे में। ST SC और OBC, संविधान लागू होने के साथ ही ST और SC को आरक्षण प्राप्त था। क्लियर हो गया, लेकिन OBC को आरक्षण प्राप्त नहीं था। तो इसको कब दिया गया?
तो इसके लिए दो आयोग का गठन हुआ था, काका कालेकर और मंडल आयोग। ठीक है, काका कालेकर का हुआ था 1953 में, मंडल आयोग क्या हुआ था 1978 में। रिपोर्ट कब दिया काका कालेकर? 1955 में, और इसने 1990 में दिया था मंडल आयोग ने। ठीक है, अब देखिए एसटी और एससी जो है, एसटी और एससी जो है उसको 26 जनवरी 1950 से कैसा कैसा आरक्षण था। देखिए एससी को 15% था, एसटी को 7.5% था। ठीक, और ओबीसी को 27%। कब से दिया गया? अगस्त 1990 से। ठीक, मंडल आयोग के बाद से 27% का आरक्षण। अब नेक्स्ट देखते हैं ईबीसी क्या होता है। तो इकोनॉमिक बैकवर्ड कास्ट। ठीक है, इकोनॉमिक बैकवर्ड आर्थिक दृष्टि से पिछड़े सामान्य वर्ग को आरक्षण के लिए ईबीसी। ठीक है, ईबीसी बाय पीवी नरसिम्हा राव सरकार द्वारा। ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव सरकार द्वारा। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं, ये भी याद रखना आप लोगों को। ओनली प्रारंभिक नियुक्ति हेतु आरक्षण है, नॉट इन प्रमोशन। यानी कि जो प्रमोशन होगा उसमें नहीं होगा कि प्रमोशन अब एसटी में तो इसको पहले प्रमोशन होगा, ऐसा कुछ नहीं भी नहीं है। ठीक है, आपको काबिलियत के आधार पर ही प्रमोशन मिलाया जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो है प्रारंभिक नियुक्ति में ही सिर्फ आरक्षण दिया जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखना। जो भी आरक्षण आपको प्राप्त है 15%, 7.5%, 27% था, वो आपको सिर्फ प्रारंभिक नियुक्ति जो होगा, जो एडमिशन जब कराएंगे उस टाइम ही आपका ये है छूट होगा। ठीक, अब नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है 77वां संविधान संशोधन 1995 जो हुआ था, उसके जरिए जोड़ा गया था 1916(4)(a). 4 हम लोग पढ़ चुके हैं, 16(4)(a) है ये। ठीक है, उसी में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया। उसमें क्या बोल रहा था देखिए, 4(a) में बोला जा रहा है कि एसटी और एससी को पदोन्नति में भी आरक्षण होगा। मतलब जो प्रमोशन होगा ना उसमें भी आरक्षण दिया जाएगा एसटी एससी को। अभी हम लोग पढ़े कि नहीं दिया जाएगा, लेकिन हाँ 16 का 4 जो 16 का 4(a) जो अनुच्छेद है वो हम लोग को बता रहा है कि एसटी और एससी को पदोन्नति में भी आरक्षण होगा, यानी कि प्रमोशन जो होगा उसमें एसटी और एससी को आरक्षण दिया जाएगा। कौन सा संविधान संशोधन से इसको जोड़ा गया? तो 1995 में। ठीक, अब इसको थोड़ा और डिटेल से जानते हैं। इंदिरा सानीवाद जो हुआ था वो 1992। अभी इसको बाद में पढ़ेंगे इस आज की क्लास में। ठीक है, उसमें पदोन्नति में आरक्षण नहीं था। ठीक, यहाँ हो गया। और 77वां संविधान संशोधन क्या हुआ? इसके जरिए 16 जोड़ा गया और इसमें एसटी और एससी को पदोन्नति में आरक्षण दिया गया। ठीक, अब देखिए 85वां संविधान संशोधन 2001 में क्या हुआ कि 16(4)(a) में वरिष्ठता शब्द जोड़ दिया गया, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा विवाद होने लगा। ठीक है, जैसे प्रमोशन में आरक्षण नहीं था लेकिन फिर कर दिया तो उसमें विवाद होने लगा। फिर 1995 के 6 साल बाद 2001 में 85वां संविधान संशोधन हुआ और 4(a) जो था पदोन्नति में आरक्षण, उसमें वरिष्ठता शब्द जोड़ दिया गया, यानी कि पदोन्नति जो प्राप्त करेगा वो उसमें जो जिसका वरिष्ठता होगा, यानी कि जो ज़्यादा पहले आया होगा उसी को मिला जाएगा। ठीक है, उसी को प्रमोशन होगा। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, अब थोड़ा इधर देख लेते हैं पहले। 81 संविधान संशोधन क्या बोल रहा है? 81 संविधान संशोधन बोल रहा है इसके जरिए 16(4)(b) जोड़ा गया। ठीक, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। 85 में क्या था? सिर्फ पदोन्नति में जो वरिष्ठता था उसको जोड़ा गया, और 16(4) में 81 संशोधन हुआ था 2000 में। ठीक है, इसके जरिए 16(4)(b) जोड़ा गया। इसमें क्या था? बैकलॉग की भर्ती वक्त 50% से अधिकतम सीमा को पार किया जा सकता है। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि जो सीमा होगा आरक्षण का वो 50% ही होना चाहिए मैक्सिमम, लेकिन यहाँ 50% से पार हो सकता है। कब? जब बैकलॉग की भर्ती हो रही होगी, बैकलॉग की। अब बैकलॉग होता क्या है? तो चलिए इसको देखते हैं बैकलॉग क्या होता है। जब कोई वैकेंसी जिस साल भरनी होती है उस साल नहीं भरी जाती है, और उसके बाद जब नई वैकेंसी आती है तो उस खाली वैकेंसी जो थी वो भी जुड़ जाती है। ठीक है, तो उसी को हम लोग बैकलॉग बोलते हैं। तो वो जब जुड़ गया तो उससे हम लोग 50% आरक्षण पार हो सकता है उसमें। ठीक है, हम लोग दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। 77वां संविधान संशोधन, उसके जरिए 16(4)(a) जोड़ा गया, उसमें एसटी एससी को पदोन्नति में आरक्षण। उसके बाद 85वां संविधान संशोधन 16 में वरिष्ठता शब्द जोड़ा गया, और उसके बाद 81वां संविधान संशोधन बैकलॉग में जो 50% से अधिक आरक्षण दे सकता है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं प्रशासनिक दक्षता क्या होता है। इसको जानने के लिए थोड़ा अनुच्छेद 335 पढ़ लेते हैं। 335 क्या बोल रहा है कि 335 बोल रहा है ना कि लोक सेवा में आरक्षण देते समय प्रशासनिक दक्षता को ध्यान में रखा जाएगा। ठीक है, लोक सेवा जो भी होगा उसमें आरक्षण जो देंगे उसमें प्रशासनिक दक्षता को ध्यान में रखा जाएगा। प्रशासनिक दक्षता क्या होता है तो उसके बारे में जानते हैं। प्रशासनिक दक्षता, जिस कार्य हेतु आपकी भर्ती होनी है उस कार्य हेतु आप योग्य हो या नहीं हो, उस कार्य को आप सही ढंग से कर पा सक रहे हो या नहीं सक रहे हो, उसी को हम लोग प्रशासनिक दक्षता कहते हैं। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। 82वां संविधान संशोधन जो था 2000 में, उसके जरिए क्या किया था ना, एसटी और एससी को अर्हता अंक में छूट दिया गया था। यानी कि मिनिमम मार्क्स जो होता है, मिनिमम मार्क्स जो किसी में क्वालिफाई करने के लिए होता है उसमें भी छूट दिया गया था एसटी और एससी को। किसके जरिए? 82वां संविधान संशोधन। ठीक है, आप लोग यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। चलिए हो आगे आगे चलते हैं। इंदिरा साहनी और भारत संघ, इसका एक वाद होता है, इसको जान लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मंडलवाद भी बुलाया जाता है। इसका ईस्वी सन में कभी पूछ लेते हैं, 1992 में हुआ था, बहुत फेमस था। इसमें जो फैसला था वो हम लोग के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, इस मामले में सबसे पहले आपको याद रखना कि इसको इसको किसके लिए लाया गया था, तो ईबीसी के लिए। ठीक है, इकोनॉमिक बैकवर्ड कास्ट, यानी कि जो ओबीसी था, ओबीसी के लिए जो चुनौती दिया था ओबीसी आरक्षण को। ठीक, तो देखिए इसमें क्या फैसला आया था हाईकोर्ट की तरफ से। वो आया था ना कि ओबीसी का जो आरक्षण है
वो संवैधानिक है। पहला कारण क्या है, इसका आरक्षण सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन पर आधारित है। ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट है सामाजिक वर्ग को आर्थिक आधार पर आरक्षण देना, सामान्य वर्ग को आर्थिक आधार पर आरक्षण देना असंवैधानिक है। यानी कि जो ईडब्ल्यूएस था उसको आर्थिक आधार पर आरक्षण देना असंवैधानिक है। ठीक, पदोन्नति में कोई आरक्षण नहीं होगी, प्रमोशन यानी पदोन्नति में कोई आरक्षण नहीं होगी। ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा सा पहले पढ़ा था इसको। आरक्षण की मैक्सिमम लिमिट 50% ही होगी, आरक्षण की मैक्सिमम लिमिट 50%, किंतु विशेष परिस्थिति में से बढ़ाया जा सकता है। जैसे विशेष परिस्थिति मतलब बैकलॉग आ गया था, उसमें 50% से अधिक बढ़ गया था। ठीक है, हम लोग 4 पढ़ चुके हैं। हम नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, क्रीमी लेयर को आरक्षण की सीमा से बाहर किया जाना चाहिए। ठीक है, क्रीमी लेयर जो होता है, जैसे ओबीसी में 2 होता है, क्रीमी लेयर होता है, एक नॉन क्रीमी लेयर होता है। तो नॉन क्रीमी लेयर मतलब उसमें आपका मतलब ज़्यादा सुविधा नहीं, ज़्यादा पैसा नहीं आपके पास, लेकिन क्रीमी लेयर में आपके पास 8 लाख से ज़्यादा पैसा है। ठीक है, इनकम पर ईयर इनकम, तो उसको आरक्षण की सीमा से बाहर किया जाएगा। ठीक, ये 5 इसमें फैसला था। अब नेक्स्ट आता है, इंदिरा साहनीवाद के बाद 1993 में संसदीय अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना किया गया। ठीक है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना किया गया। इंदिरा साहनीवाद 1992 में हुआ था। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब हुआ था, 1993 में। और 102वां संविधान संशोधन द्वारा इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त कर दिया गया। ठीक है, अनुच्छेद 338 भी में रखा गया इसको। ठीक, नेक्स्ट आता है। नेक्स्ट है कुल सदस्य कितने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में, इसमें टोटल 5 सदस्य, 1 अध्यक्ष, 1 उपाध्यक्ष और 3 सदस्य। क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट क्या बोला गया। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद जो 341 है, अनुच्छेद 341 है, इसमें किसी भी जाति को राष्ट्रपति जो एससी में रख सकता है। और अनुच्छेद 342 के अकॉर्डिंग किसी भी जाति को राष्ट्रपति एसटी में रख सकता है, और 342A के जरिए किसी भी जाति को राष्ट्रपति ओबीसी में रख सकता है। ठीक है, अब देखिए आगे आता है, राज्य के संदर्भ में किसी भी जाति को एसटी, एससी या ओबीसी में शामिल करने हेतु राज्यपाल से परामर्श लेनी होगी। ठीक है, कोई राज्य में यदि किसी जाति को हम लोग एसटी, एससी, ओबीसी में यदि शामिल करते हैं, कौन करेंगे, राष्ट्रपति ही करेंगे, लेकिन उसके लिए उसको राज्यपाल के परामर्श लेने होगा। लेकिन केंद्र में यदि करना है तो केंद्र के लिए किसी से परामर्श लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब क्रीमी लेयर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। क्रीमी लेयर जो था उसके लिए एक समिति बनी थी, रामानंदन समिति। ठीक है, या रामानंदन या फिर रामनंदन समिति जो बोल रहा है, ये पटना हाईकोर्ट के जज थे। ये क्रीमी लेयर निर्धारण करते थे, यानी कि इसका 2 आधार होगा। पहला आधार क्या था, तो देखिए आय जो होगा 8 लाख वार्षिक आय। ठीक, और पद क्या होगा, पद होगा फर्स्ट ग्रेड पद और संवैधानिक पद। ये दोनों में से कोई 2 आधार है। इसमें 2 आधार मतलब क्या, फिर से एक बार बता रहा हूँ। इसके जो आज जिसका आय जो है ओनली ऑन प्राइवेट जॉब के बारे में बता रहा है। ठीक है, सरकारी जॉब के बारे में नहीं बोल रहा है। जिसका आय प्राइवेट जॉब में 8 लाख वार्षिक आय है, उसको इससे बाहर रखा जाएगा, मतलब क्रीमी लेयर में रखा जाएगा। और पद जो है ओनली अप्लाई ऑन गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, यदि गवर्नमेंट जॉब में यदि आपका पद संवैधानिक है और फर्स्ट ग्रेड में आता है, तो फिर आपको इसमें नॉन क्रीमी लेयर में रखा जाएगा। ठीक, शुरुआत में इसी से क्रीमी लेयर का निर्धारण किया जाता था, बट इसका निर्धारण अब कौन करता है, एनसीबीसी। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कास्ट। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आता है, जनरल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता 2018। इसमें क्या फैसला दिया गया था, इसमें एसटी और एससी को भी क्रीमी लेयर के आधार पर विभाजित किया जा सकता है यदि सरकार चाहे, ऐसा एक फैसला दिया गया था। ठीक है, ओबीसी को तो क्रीमी लेयर पर आधारित किया गया, लेकिन एसटी एससी को नहीं किया गया, तो उसको भी इसको विभाजित कर सकता है यदि सरकार चाहे तो। ठीक है, इसमें ये बोला गया था। बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया 16,000, क्योंकि बड़ा था भी था, उसका 2 पार्ट था। अब आते हैं 16.5 में क्या बोला गया। ठीक है, 16.5 आर्टिकल 16.5 में बोला है कि कुछ पदों के संदर्भ में आरक्षण वाले प्रावधान लागू नहीं होंगे। कुछ पद ऐसे भी होते हैं जिसमें आरक्षण के प्रावधान नहीं लागू होंगे। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं, 103वां संशोधन 2019 में जो हुआ था उसमें क्या बोला गया था, अनुच्छेद 16 में 16(6) जोड़ा गया, 5 हो गया। 16(6) कब जोड़ा गया, 103वां संविधान संशोधन से। अब 16(6) में है क्या, तो उसको जानने के लिए चलिए देखते हैं क्या है। 16(6) में बोला है, लोक नियोजन में सामान्य वर्ग के आर्थिक दृष्टि से पिछड़े नागरिकों को 10% आरक्षण, जो ईडब्ल्यूएस जो है, ईडब्ल्यूएस को जो 10% आरक्षण है वो 16(6) में है। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है। ठीक है, 16(6) में क्या है, या फिर ईडब्ल्यूएस का जो 10% आरक्षण उसको किस अनुच्छेद में रखा गया, तो 16(6) में रखा गया। ठीक, कौन सा संविधान संशोधन, 103वां संविधान संशोधन। क्लियर। अब इसमें देखिए, इसमें दो चीज़ हुआ था 103वां संशोधन में, 15 का 6 भी जोड़ा गया था और 16 का 6 भी जोड़ा गया था, लेकिन दोनों में अंतर समझिएगा। शिक्षण संस्थान में 10% आरक्षण वो हो जाएगा आपका 15(6), और जब बोलेगा लोक नियोजन की सरकारी नौकरी में आरक्षण 10% का, तो वो हो जाएगा आपका 16(6). याद रखना आपको, शिक्षण संस्थान जहाँ है 15 का 6, और यदि लोक नियोजन है तो 16 का 6। क्लियर। नेक्स्ट है जो आरक्षण है, आरक्षण देख लेते हैं। शैक्षणिक आरक्षण के संबंधित कौन कौन है, तो अनुच्छेद 15 का 4, 5, 6। ठीक है, 15 का 4, 5, 6 ये शैक्षणिक आरक्षण। सरकारी नौकरी में आरक्षण कौन है, 16 का 4, 4 का A, B और 16 का 6। क्लियर हो गया। राजनीतिक आरक्षण क्या क्या है, देखो आप लोग देख सकते हैं। राजनीतिक आरक्षण में कौन कौन सा है, एक तो ST SC, लोकसभा में ST SC को आरक्षण 330,
आर्टिकल के तहत 332 के तहत विधानसभा में ST/SC का आरक्षण, 343 का डी में आरक्षण है पंचायत में, और 343 का टी में आरक्षण है नगर पालिका में। ठीक है, इतना आरक्षण आप लोग देख सकते हैं, नोट करना तो नोट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 16 समाप्त होता है, आर्टिकल 17 देखते हैं। आर्टिकल 17 में क्या बोला गया? अस्पृश्यता और छुआछूत का अंत। ठीक है, ये आर्टिकल 17 में। ठीक है, अनटचेबिलिटी 1955 में क्या हुआ था? अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 में आया था, ये भी पूछ सकता है डायरेक्ट। ठीक है, इसका नाम चेंज करके नागरिक अधिकार संरक्षण 1955 कर दिया। कब? 1976 में। 1976 में इसका नाम, किसका नाम चेंज हुआ था? अस्पृश्यता निवारण अधिनियम एक्ट 1955 में। ठीक है, उसका नाम को चेंज करके रख दिया गया नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं। 1989 में क्या हुआ था? 1989 में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम आया था 1989। याद रखना आपको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्या है? अनुसूचित जाति जनजाति यानी कि ST/SC अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 लागू कब हुआ? 1990 में। इसके तहत क्या होता था? इसके तहत याद रखना है, जब शिकायत को ST/SC को करेगा तो डायरेक्ट गिरफ्तारी कर लेगा, आपको कुछ नहीं सुनेगा, ना दलील वगैरह कुछ नहीं सुनेगा, सीधा गिरफ्तारी हो जाएगा आपका। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 में क्या बोला गया? आर्टिकल 18 में बोला गया शिक्षा व सेना की उपाधियों को छोड़कर बाकी अन्य उपाधियों का अंत। ये भी याद रखना है आपको, उपाधियों का सिर्फ अंत सबको पढ़ लेता है, लेकिन वो बात नहीं है। इसमें जो लिखा गया अनुच्छेद 18 में वो है शिक्षा और सेना का जो उपाधि है उसको छोड़कर बाकी जितना भी उपाधि है वो सबका अंत है। ठीक है, अब इसमें हम लोग थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। कोई भारतीय नागरिक किसी अन्य देश से कोई उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता, ये नोट करके याद रखना है। ये चीज़ कहाँ लिखा है ऐसे करके पूछ सकता है एग्जाम में। कोई व्यक्ति जो सरकार के अधीन लाभ के पद पर है, राष्ट्रपति की अनुमति के बिना किसी अन्य उपाधि नहीं ले सकता, किसी अन्य से उपाधि नहीं ले सकता। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 1950। 1950 में क्या था? 1950 में आर्टिकल 1918 था। ठीक है, आर्टिकल 18 था। 1954 से भारत रत्न स्टार्ट हुआ। ठीक है, आपको यदि बोला जाए कि भारत रत्न कब हुआ, भारत रत्न इसके अंतर्गत आता है कि नहीं? ठीक है, आता है, लेकिन उसमें आप रख सकते हैं भारत रत्न, आप लगा सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। और क्यों लगा सकते हैं कि देखिए आर्टिकल कितना था आपका? 18 था, ये 1950 में आया था। ठीक, ये संविधान लागू हुआ तो 1950 ही होगा। 1954 से हम लोग का लागू हुआ तो भारत रत्न, जब उसके बाद ही लागू हुआ तो उसको रख सकते हैं। नेक्स्ट है केस। केस एक वो देख लेते हैं, लास्ट केस है, उसके बाद हम लोग का आज का क्लास समाप्त हो जाएगा। बालाजी राघवन वर्सेस भारत संघ। इसमें क्या बोला गया कि भारत रत्न जो है अनुच्छेद 18 का उल्लंघन नहीं करती। अभी मैंने बताया भारत रत्न अनुच्छेद 18 का उल्लंघन नहीं करती। क्लियर? कोई भी ऐसी उपाधि जो समाज में भेदभाव करती है वो मान्य नहीं होगा। अभी आपको याद रखना है, ये किसके तहत है? 18 अनुच्छेद 18 के तहत है। कोई भी ऐसी उपाधि जो समाज में भेदभाव उत्पन्न करती है वो मान्य नहीं होगा। ठीक, आज का क्लास हम लोग यही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे अनुच्छेद जो 19 है 20 है इसको पढ़े जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।